गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और वो ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो जो लोग 2021 के लिए अपियर कर रहे हैं उनके लिए हम लोग एक करंट अफेयर का यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं। करंट अफेयर का एक कोर्स यहाँ पे लेके आए हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, हर सब्जेक्ट वाइज होने वाला है। फैकल्टी तो खैर आप सब लोग जानते ही हो, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। 18 दिन का कोर्स होगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, संडे को मैराथन सेशन रहेगा, 1 से 1.5 घंटे की क्लास, उससे ज़्यादा भी हो सकती है ये क्लास आपकी रहेगी। फ्राइडे को हम लोग डाइट सेशन लेंगे और सैटरडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जो लोग जिन लोगों को थोड़ी चिंता है अपनी करंट अफेयर को लेके, तो अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले साल भर का करंट अफेयर हम आपका यहाँ पे जो है कवर करवा देंगे एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, और एक ब्रीफ मैनर में करवाएंगे। ब्रीफ मैनर में इन द सेंस कि आपको मेंस वाला पोर्शन बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो पुराने हैं वो तो हैं ही, जो नए लोग हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हम लोग नोटिफिकेशन आपको वैसे मिल ही जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आसाम और मिजोरम के बारे में, के दोनों के बीच में जो है कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे कुछ झगड़ा हो गया था। हालांकि भी ठीक हो गया क्योंकि अमित शाह ने थोड़ा इंटरवीन किया है, बट या दैट इज द सिचुएशन अबाउट द बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जीएस पेपर 2 में इसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द रामसर साइट इन महाराष्ट्र। बनी नहीं है, अभी प्रपोजल है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द फॉलिंग बोल्डर, है ना। देखो आपने भी वीडियो व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर आपके पास आई होगी, किस तरह से पत्थर गिर रहे थे वहां पे, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3। मतलब इसको हम लोग एनवायरमेंट ज्योग्राफी वाले पोर्शन से कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द इंडिया एमर्जीज सॉरी एंगेजेस विद द तालिबान। तो तालिबान के साथ हम लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है, या फिर हम लोगों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं दुनियादारी को कि देखिए अभी हम लोग तालिबान के साथ भी बातचीत करेंगे। मतलब इंडिया ने थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल व्यू यहाँ पे लिया है। अगला जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द इन्फ्लेशन। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन अभी चल रही है दैट इज इवन अबाउट 6%। इसके बारे में यूएसए ने क्या कहा है, तो जीएस पेपर 3 से इकोनॉमी वाले सेक्शन से कवर करेंगे। देन वी आर गोइंग टू एनालाइज क्रिटिकली एनालाइज द एडिटोरियल ऑफ द डे विच इज गोइंग टू बी अबाउट द न्यू एमिग्रेशन बिल, जो सरकार ने जो है उसको टेबल किया है फ्रॉम जीएस पेपर 2 से। इसको हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे तो आप इसको जीएस पेपर 1 में भी कवर कर सकते हो, सोसाइटी वाले पोर्शन से और सोशल जस्टिस वाले पोर्शन से जीएस पेपर 2 से भी कवर कर सकते हो, लेकिन जीएस पेपर 2 से हम लोग इसको ज़्यादा कवर करेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अबाउट अ बिल, और बिल वगैरह जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं हम लोग उसको जीएस पेपर 2 में कवर करते हैं। चलिए, एक दो एडिशनल बोनस भी मैंने आपके लिए डाला है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना किया नहीं है, लेकिन वो आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, 6 पुलिस ऑफिसर भी मारे गए, विच इज़ अ नॉट अ स्मॉल थिंग। क्यों मारे गए, क्योंकि असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। एक तरफ से मिजोरम की पुलिस, दूसरी तरफ से असम की पुलिस, दोनों आपस में लड़ गए। बोलते हैं ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो मतलब बाहर वाले फोर्सेस से हम लोगों को डर नहीं है भैया, हम लोग खुद ही आपस में लड़के मर रहे हैं, है ना। बाहर से लड़ेंगे तो अलग बात है। देखिए मामला पूरा क्या है कि देखिए ये है आसाम, और आसाम में यहाँ पे ये पड़ती है आपकी कच्चर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आसाम में, और यहाँ पे आपका पड़ता है, आप देख सकते हो, मिजोरम। तो इनको लेके जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, और ये कोई आज का नहीं है, आज वो बहुत पुराना डिस्प्यूट है। आसाम का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो अरुणाचल के साथ भी है, नागालैंड के साथ भी है, मणिपुर के साथ भी है, मिजोरम के साथ भी और त्रिपुरा के साथ भी है। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं ना, ये आसाम से ही निकले हैं। और देखिए कहानी थोड़ी पीछे जाती है, आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये जो है पूरे आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। कई स्टूडेंट को इनका नाम याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपको ये ना एक आज बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप इनका नाम याद कर सकते हो। देखिए सिंपल सा ट्रिक है, हम लोग नागालैंड से जाएंगे मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं नाम और मित्र, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल नेमोनिक्स, छोटा सा ट्रिक है। नागालैंड, एम फॉर मणिपुर, मी फॉर मिजोरम, और त्रो फॉर त्रिपुरा, नाम मित्र, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, आपको आई होप याद रहेगा। तो थोड़ा सा कहानी जान लेते हैं क्या है। देखिए
जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसका वो आज से नहीं है, कॉलोनियल एरा से है। देखिए भैया, अंग्रेज लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको जहां मन करता था वो लोग दो पैग लगाते थे और जहां मन करता था उसके ऊपर बाउंड्री खींच देते थे। ब्रिटिश बड़े तेज थे, वो क्या करते थे, टेबल के ऊपर मैप रखते थे और खेलते रहते थे, दारू पीते रहते थे, और जिनका मन करता था अपना आराम से उसको काट देते थे, चल ये तेरा ये मेरा। ऐसा लिटरली हुआ है अफ्रीका में। अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज की बाउंड्री वहां पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन बाउंड्री कैसे हो सकती है, सोच के देखो आप। तो ये ब्रिटिशर्स लोगों ने ही किया, उन्होंने केक, एक अफ्रीका का केक बनाया और उस केक को ऐसे चाकू रख के काट दिया, चलो ये तेरा ये मेरा, आज से ये माली है, ये नाइजीरिया है, ये वहां पे भी हुआ और ये इंडिया में भी हुआ। तो ब्रिटिशर्स लोग ना, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि वहाँ पे कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, उनकी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करेंगे। तो ये ब्रिटिश एरा की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हो पाया। मिजोरम को पहले कहते थे हम लुशाई हिल्स, जो आसाम का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको स्टेटहुड मिल गया अंडर द मिजोरम एक्ट ऑफ 1986 में। ये एक्ट पास हुआ था और 1987 में मिजोरम को आसाम से अलग करके एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर ये कब स्टेट बने थे। यू नीड टू टेल मी द ईयर, ठीक है, जब इनको स्टेटहुड मिला था। सो दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट सेक्शन में आपकी नहीं से बताना है। जो मिजोरम की जो बाउंड्री है 164.6 किलोमीटर की बाउंड्री है, इतना फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जैसे जैसे काचर, हेलीकंड, करीमगंज, ये आसाम की डिस्ट्रिक्ट हैं जो मिजोरम के साथ, जो कोलासिब है, मामित है और आइजोल है, इनके साथ ये टच करती है, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा जो मैप की अगर हम लोग बात करें, 1875 में एक मैप था जिस मैप के तहत लुशाई हिल्स और काचर जो प्लेन्स हैं आसाम के अंदर, इनके बीच में बाउंड्री फिक्स की गई थी बाय ब्रिटिशर्स। तो मिजोरम कहता है कि मैं इस मैप को फॉलो करूंगा, लेकिन आसाम कहता है कि नहीं नहीं, जो 1933 में जो आया था मैप आप उसको कंसीडर करो, क्योंकि उसमें जो बाउंड्री है वो लोशाई हिल्स के बीच में और मणिपुर के बीच में है, जिसमें मिजो जो सोसाइटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तो समस्या ये मैप को लेके है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है आपके लुशाई हिल्स हैं, लुशाई हिल्स, और ये काचर प्लेन है, यहाँ पे काचर प्लेन यहाँ पे सीपी लिख देता हूँ, और यहाँ पे है मिजोरम। जो 1933 में आया था इसमें जो है मिजोरम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन जो 1875 आया था उसमें ये बाउंड्री मान ली गई है। तो ये दोनों को लेके इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। और अगर आप प्रॉपर एरिया की बात करो तो ये लोंगखुली नाम की जो जगह है, किलिंग लोंगखुली एरिया में झगड़ा अभी रिसेंटली हुआ है, और ये कोई झगड़ा आज नहीं है, 2020 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन अभी तो होम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया है यहाँ पे, और सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो गई है। और ये सिर्फ लोग ग्राउंड पे नहीं लड़ रहे हैं, ट्विटर पे भी लड़ रहे हैं। अगर आप ट्विटर वगैरह फॉलो करते हो तो एक दूसरे को है ना भर भर के गालियां दी जा रही हैं यहाँ पे दोनों के सीएम को के द्वारा। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है महाराष्ट्र से। थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि महाराष्ट्र में एक रामसर साइट को डिक्लेयर करने की बात चल रही है। देखिए महाराष्ट्र में थाने में एक थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है, ठीक है। इसको रामसर साइट डिक्लेयर करने का प्रपोजल अभी भेजा गया है बाय स्टेट, बाय मतलब स्टेट मैंग्रोव सेल के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया है, ठीक है। रामसर साइट आपको पता ही है, रामसर कौन से कहाँ पे है, रामसर है ईरान में, एक सिटी है ईरान में, है ना, ये सबको पता है। चलिए जी, 19 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स हैं। 1971 में इसको साइन किया गया था और 1975 में ये प्रॉपर ऑपरेशनल हुआ था, इतना सबको पता है ना। तो ये जो स्टेट मैंग्रोव सेल है इसने प्रपोजल भेजा है कि आप थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी को एक रामसर साइट बनाइए। अभी ये प्रपोजल गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है तो फिर ये सेंटर के पास जाएगा, और सेंटर पे जाने के बाद जो है इसको एक रामसर साइट के लिए प्रपोजल आगे भेजा जा सकता है और इसको रामसर साइट डिक्लेयर की जा सकती है। देखिए जो थाने क्रीक है अपने आप में काफ़ी यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव के 12 स्पीसीज पाए जाते हैं और 39 एसोसिएट मैंग्रोव स्पीसीज भी पाए जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो है। और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको एक रामसर साइट डिक्लेयर करने की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए, मेरे प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओगे कि इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं। दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है।
अभी कुछ अपडेट भी हुआ था पिछले साल में महाराष्ट्र में एक जो ये जो आप देख सकते हो माधमेश्वर वेटलैंड सेंचुरी जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो महाराष्ट्र के अंदर ये पहली है, और अगर ये भी हो जाएगी थाने क्रीक तो ये सेकंड हो जाएगी। तो पिछले ही साल रामसर में जो है 10 नई साइट इंडिया में ऐड की गई थी, 10, जिसमें से एक महाराष्ट्र के अंदर थी, 2-3 यूपी के अंदर थी, केरला के अंदर भी थी 1-2, आप उसको देख सकते हो। लेकिन आप मुझे ये बताओगे टोटल रामसर साइट कितनी है, और मुझे लेटेस्ट अपडेट चाहिए। आपने पुराने नोट्स को मत देखना, उसके अंदर अपडेटेड नहीं है। तो लेटेस्ट आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कौन कौन से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ रहने वाली है, देखिए आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी देखा होगा या व्हाट्सएप पे आपके पास ये मैसेज आएगा, किस तरह यहाँ से पत्थर गिर रहे थे, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स, और ये जो है पुल यहाँ पे जो है टूट गया था। और टूरिस्ट लोग जो बस में थे, कुछ अपनी गाड़ी वगैरह में थे, लगभग 9 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं इसकी वजह से। अब आप बोलोगे सर ये तो पहाड़ों में कोई नई बात नहीं है। देखिए वैसे भी मानसून के टाइम पे पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड होना या बोल्डर फॉलिंग होना कोई एक यूनिक नहीं है, होता रहता है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि फ्रीक्वेंसी की बात है, अभी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसके लिए पिछले साल एक सर्वे किया गया था, एक स्टडी किया गया था। उस स्टडी में ये पाया गया कि यहाँ पे जो ये बोल्डर फॉलिंग है, लैंडस्लाइड हो रही है, उन्होंने कुछ इसके रीजंस दिए। देखिए जिसने ये स्टडी की उसका नाम है हिमधारा एनवायरमेंट रिसर्च एंड एक्शन कलेक्टिव। ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। इसने जो है लैंड यूज पॉलिसी जर्नल के अंदर जो है अपनी स्टडी को पब्लिश किया था, और इसने 2012 से लेकर 2016 तक का डेटा पूरा उस एरिया में सर्वे किया था, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे ये बोल्डर फॉलिंग हुआ था। इन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं कि ऐसा वहां पे क्यों हो रहा है। देखिए अगर आप नेचर को छेड़ोगे ना, तो नेचर भी आपको छेड़ेगा। हम नेचर को छेड़ रहे हैं, क्यों छेड़ रहे हैं? क्योंकि हम वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, वो भी देखो जरूरी है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे दो दो चीजें हो रही हैं। पहली बात तो सरकार वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश कर रही है, लगा भी रही है, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा जंगलों को काटना पड़ रहा है। अब सरकार क्या कर रही है, वो जंगलों को जो काट रही है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी जगह पे पेड़ लगाए जा रहे हैं। मतलब जहां पे जिस लैंड पे पहले पेड़ पौधे नहीं थे, वेजिटेशन नहीं था, सरकार वहां पे जबरदस्ती जंगल लगाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो सरकार ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए काटे हैं, वो कहीं ना कहीं तो लगाएंगे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो एफोरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसका पर्पस तो कुछ और है, लेकिन इसका इंपैक्ट कुछ और हो रहा है। क्या इंपैक्ट हो रहा है? देखिए जब आप पेड़ लगाते हो, पहली बात तो इनका सर्वाइविंग रेट बहुत कम है, 10% से कम ही पेड़ जो नए लगा रही है सरकार वो सर्वाइव कर पाते हैं, ज्यादातर तो खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, जो आप स्पीसीज लगाते हो, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसके अंदर आप बाहर से आके कोई और नए स्पीसीज पेड़ पौधे लगाते हो, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल जो वेजिटेशन थी उसके साथ इसका कंपटीशन होगा, है ना। तो ये तो बाहर से आएंगे, जिसकी वजह से इंटर स्पीसीज कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है वेजिटेशन के बीच में ही, है ना। और जिसकी वजह से सर्वाइवल में दिक्कत आ जाती है, और वहाँ का पूरा वेजिटेशन का कल्चर और वेजिटेशन का जो वहाँ पे जो सिचुएशन होती है वो पूरी पूरी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लोकल लैंड यूसेज, बहुत सारी लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वहाँ पे यूज किया जा रहा है, और वाइल्ड फायर की वजह से भी डैमेज हो जाता है। देखिए वाइल्ड वेजिटेशन क्या करती है, अगर घास होगा, वेजिटेशन होगा, तो वो सोइल को जकड़ के रखता है। और अगर आप एग्रीकल्चर के पर्पस की वजह से वो वेजिटेशन को ख़त्म कर दोगे, या वाइल्ड फायर की वजह से जो वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से जो जो सोइल है वो इंटैक्ट नहीं रह पाती है, और बारिश वारिश हो जाती है तो वो लुब्रिकेंट का काम करता है पानी, जिसकी वजह से वहाँ की जो सोइल है बहुत वीक हो जाती है, और बोल्डर वगैरह वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी बात, टनल बनाई जा रही हैं बहुत सारी माउंटेन एरियाज में सड़कों वगैरह को बनाने के लिए। इस टनल की वजह से भी जो वाटर होता है वो परकोलेट हो जाता है नीचे सरफेस में, और लैंडस्लाइड और ये बोल्डर फॉलिंग जो है वहाँ पे बहुत आम हो जाता है। तो देखें नेचुरल कोज तो यहाँ पे है ही, लेकिन मैन मेड कोज भी यहाँ पे हैं, और इसकी वार्निंग पहले ही दी जा चुकी थी। ये अभी हम लोगों ने इसका जो है सरेआम नमूना यहाँ पे देख लिया है, जिसकी वजह से 9 लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीज़ों पे सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग नेचर के साथ बैलेंस बना के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं।
चलिए, अगली जो न्यूज़ है वो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे डाल दी है। देखिए, सबको पता है कि नॉर्थ यूरोप के अंदर इस टाइम पे पिछली 2-3 सेंचुरी की सबसे खतरनाक फ्लड आई हुई है ना। भैया, जर्मनी डूब चुका है, फ्रांस डूब चुका है, लेकिन उसके साथ साथ सदर्न यूरोप में वाइल्ड फायर बढ़ रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो वाइल्ड फायर। तो नदर्न यूरोप में फ्लड है, सदर्न यूरोप में वाइल्ड फायर है। अब आप बोलोगे सर क्या ये भी यूनिक है? बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, पहले भी होता आया है। पिछले 24 घंटे में 50 जगह पे जो है फायर के केस आ चुके हैं, ये यूनिक है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही नहीं, इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। पहले साल भर में अगर 20 जगह पे आग लगती थी, अभी साल में जो है 50 जगह पे आग लग रही है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले जो फायर कम इंटेंसिटी की होती थी, वो ज्यादा इंटेंसिटी की हो गई है। तो यहां पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन इनकी जड़ में क्या है? जड़ में है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है भैया, ठीक है। तो चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, दुनिया की कोई ऐसी जगह बची नहीं जहाँ पे नहीं हो रहा हो। इस बार तो मैंने आपको एक टॉपिक मुझे याद है कराया था, आर्कटिक के अंदर भी वाइल्ड फायर हुआ था इस बार। वाइल्ड फायर नहीं, मतलब आर्कटिक के अंदर भी हमने देखा था कि वहाँ पे थंडर स्टॉर्म हुआ था, है ना, और लाइटनिंग हुई थी। अब ये भी इसलिए हुई थी क्योंकि आर्कटिक भी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है, थंडर हो रहा है, जो कि काफ़ी यूनिक है आर्कटिक वाले एरिया में। तो क्लाइमेट चेंज जो है एक काफ़ी बड़ा रीज़न है यहाँ पे, इसकी वजह से इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है पूरी दुनिया को। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है तालिबान से। इसको मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, बिकॉज बहुत बार करवा चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है, अभी इतनी बार करवा चुका हूँ, आपके सपने में भी तालिबान आता होगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा अभी देखने की ज़रूरत ये है कि इंडिया अभी जो है तालिबान के साथ एंगेज होने की सोच रहा है, या फिर इनडायरेक्टली एंगेज हो रहा है, ठीक है। देखिए, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। इधर ये है अफगानिस्तान, मैंने परसों भी करवाया था आपको। ये है वाखान कॉरिडोर, है ना, वाखान कॉरिडोर। ये जो वाखान कॉरिडोर है, ये इंडिया के साथ टच करती है, इसकी बाउंड्री आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिया है पूरा, है ना, ये पूरा इंडिया है। हालांकि इसको कंट्रोल पाकिस्तान करता है, ये पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, बट या इंडिया इसको क्लेम करता है। पहले क्या था, यहाँ पे रशिया हुआ करता था, यहाँ पे ब्रिटिश हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया था, ये वाखान कॉरिडोर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, ताकि दोनों के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो सके। तो इट वाज लाइक अ बफर जोन बिटवीन दीज टू कंट्रीज, राइट। अभी वही वखान कॉरिडोर से तालिबान एंट्री कर सकता है कि नहीं गिलगिट बाल्टिस्तान में, और यहाँ से वो इंडिया के अंदर भी आ सकता है, कश्मीर में आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से इंडिया ने अभी अफगानिस्तान और तालिबान को थोड़ा सा रिकग्नाइज करना शुरू किया है। वैसे तो इंडिया ने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला है, इंडिया जो है वो अफगान की गवर्नमेंट के साथ ही एंगेज होना चाहता है। देखिए, ये है पूरा इंडिया। कई स्टूडेंट है फिर वो इमोशनल हो जाते हैं, सर ये मैप गलत है, वो है। देखिए भैया, मैप गूगल से लिया गया है, ठीक है। ये पूरा इंडिया यहाँ तक है। जो गूगल पे मैप दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है कि जो किसी कंट्री द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। इसलिए गूगल पे ये सब मैप आपको देखने को मिलते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि गूगल पे ये मैप दिखाया जा रहा है ना। मैं खुद पीएमओ में कई बार मेल कर चुका हूँ कि मैप गलत दिखाते हैं गूगल पे, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी इस बात को मानते हैं कि ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, तो उसको दिखाना कोई गलत नहीं है, ये गवर्नमेंट का भी स्टैंड यही है। एनीवेज, तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कंट्रोल कर रहा है, तो इंडिया को भी अभी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ एंगेज होने की ज़रूरत है, ऐसा माना जाता है। तो मल्टी ट्रैक स्ट्रेटजी है। मल्टी ट्रैक स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि एक तरफ हम लोग गवर्नमेंट के साथ एंगेज करेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग जो है तालिबान के साथ भी एंगेज करेंगे, जिसे कहा जाता है मल्टी ट्रैक स्ट्रेटजी। देखिए, अफगानिस्तान में कई ऐसे एरिया हैं जैसे कंदाहार, हेमलैंड, गजनी और पाक्तियाँ, ठीक है। ये एरिया कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कोटा एरिया, और यहाँ पे जो कंदाहार है ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं अफगानिस्तान में। क्वेटा में आपको सबको पता ही है कि क्वेटा कैसे तालिबान के इतना ज़्यादा क्लोज है। तालिबान के जो भी टेररिस्ट हैं, जब वो बीमार वगैरह होते हैं, गोली उनको लगती है या कुछ भी होता है, तो क्वेटा के हॉस्पिटल में आके ही अपना इलाज करवाते हैं। क्वेटा से ही उनको फंडिंग मिलती है। क्वेटा में उनकी सपोर्ट में जो है लोग रैलियाँ निकालते हैं सड़कों के ऊपर। ये सारी की सारी बात इंडिया को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। दुनिया भर में जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी हैं, वो ये बार बार दिखा रही हैं वीडियोज़ के थ्रू कि कैसे तालिबान के फाइटर्स जो हैं वो तालिबान के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाते हैं। मतलब देखिए,
वहाँ पे अफगानिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान और अमेरिका के जहाज उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो इंजर्ड होते हैं और पाकिस्तान में आके अपना इलाज करवा लेते हैं। और ऊपर से पाकिस्तान और अफगानी और अमेरिका भी एक दूसरे के फ्रेंड है, क्योंकि उन्होंने भी क्वाड बनाया हुआ है अभी, है ना। तो कितना सा ट्रिकी सिचुएशन है ना। देखिए किस तरह से डील करना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, थोड़ी सी यहाँ पे देखने की बात है। अभी जो क्वेटा के हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग आए हैं, कुछ टेररिस्ट लोग आए हैं वो अफगानिस्तान से घायल होके, जिनके पास जो है अब पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मिले हैं। अभी रिसेंटली ही प्रेसिडेंट ने कहा है, अशरफ घानी ने, पाकिस्तान से जो है 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में घुस गए हैं और तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अब देखिए अभी जो है कल आने वाले हैं अमेरिका के मिनिस्टर जो हैं वो ब्लिंकेट इंडिया में आने वाले हैं, जिसके साथ जो है इंडिया डेफिनेटली इस इशू को उठाएगा। लेकिन अमेरिका मुझे लगता नहीं ओपनली कुछ भी बोलेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में, चाहे उसके अगेंस्ट में कितनी ज़्यादा एविडेंस भी क्यों ना हो, क्योंकि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के लिए पाकिस्तान का होना बहुत ज़रूरी है, ये यूएसए भी समझता है। और उन्होंने क्वाड ग्रुप को भी बनाया हुआ है, जिसमें यूएसए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इस टॉपिक को हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए अगली बात करते हैं, इन्फ्लेशन को लेके करते हैं। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है जब महंगाई बढ़ जाती है। कितने टाइप की इन्फ्लेशन होती है, कैसे होते हैं, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, टॉपिक वो नहीं है। टॉपिक ये है कि अभी इंडिया में जो इन्फ्लेशन की जो लिमिट है वो 6% से ज़्यादा हो चुकी है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट दैट इज मोर देन 6%, विच इज अबव द रिक्वायर्ड लिमिट विच इज सेट बाय द आरबीआई। आरबीआई का कहना है कि 4% ±2, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं जानी चाहिए। लेकिन अभी इन्फ्लेशन पिछले 2-3 महीने से 6% से ज्यादा चल रही है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है इंडिया को कि आप, आरबीआई को कह रहा है कि आप इसे ओवरलुक कर दीजिए, मतलब इसको इग्नोर कर दीजिए। देखिए इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि इस टाइम इंडिया में जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट कम है। देखिए इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगा, और लिक्विडिटी जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन लिक्विडिटी बढ़ने से ग्रोथ भी होती है इकोनॉमी की, दोनों चीज़ें हैं। तो अमेरिका ये कह रहा है आरबीआई को कि आप सर एक काम करिए, इस इन्फ्लेशन को इग्नोर करिए फिलहाल के लिए, आप ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, ऐसा अमेरिका ने कहा है। क्योंकि देखिए अभी जो है 2-3 दिन के बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बैठने वाली है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाना, मनी सप्लाई। और इंडिया में जो मार्केट में मनी सप्लाई होती है इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई के पास कई ऐसे टूल होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये रेट वो रेट, जिसकी वजह से बैंक जो है उनका यूज करके मनी सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकता है। फिलहाल इंडिया में मनी सप्लाई ज्यादा है, डेफिनेटली वो भी आरबीआई ने कर रखी है। इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो लिक्विडिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, लेकिन ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो अमेरिका ने यही कहा है आरबीआई को कि सर आप इसको फिलहाल इग्नोर करिए कुछ महीने, इन्फ्लेशन को बढ़ने दीजिए, ग्रोथ भी बढ़ेगा, आप फ्यूचर में जाके जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एमपीसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहले क्या होता था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बनने से पहले सारे का सारा जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी रेट वगैरह डिसाइड की जाती थी वो डिसाइड की जाती थी ओनली बाय आरबीआई गवर्नर। लेकिन बाद में हम लोगों ने एमपीसी बना दिया गया, एमपीसी को बनाया गया, उर्जित पटेल की कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन में बनाया गया था। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है ये आपके सामने, उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही एमपीसी को बनाया गया था। ठीक है जी। अब एमपीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के ऑफिसर्स नहीं होते हैं, बल्कि गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड ऑफिसर्स भी होते हैं। तो अभी इसका गवर्नमेंट का भी इसमें जो है कुछ रोल है। ठीक है, ये आई थी तो 27 जून 2016 को ये फोर्स में आई थी। ठीक है, और जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होते हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, ये डिसाइड किए जाते हैं बाय एमपीसी। एक साल में 4 बार ये मीटिंग करते हैं, मतलब हर 3 महीने के बाद इनकी एक जो है रिवाइज करते हैं ये इंटरेस्ट पॉलिसीज वगैरह को। और एक बार 6 महीने में एक डिटेल्ड रिपोर्ट आरबीआई इशू करता है, उसमें ये सब चीज़ें बताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों डिसीजन लिया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है, अपने फ्यूचर के वो चीज़ें भी बताता है। एमपीसी को जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो इसके लिए जो है आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया था और इसमें सेक्शन 45Z भी जोड़ दिया गया था। तो एमपीसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। एमपीसी के अंदर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर एक आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो इसको हेड करते हैं। आरबीआई के जो
जो दूसरे नंबर के जो गवर्नर होते हैं, वाइस गवर्नर जिसको बोलते हैं, डेप्यूटी गवर्नर, सॉरी, डेप्यूटी गवर्नर इसके पार्ट होते हैं, और एक और आरबीआई के ही और एक ऑफिशियल होते हैं। उसके अलावा 3 ऑफिशियल जो हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जिसमें से शायद कोई आईआईएम के जो है कोई मेंबर होते हैं, या कोई नीति आयोग से हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 मेंबर सरकार के द्वारा किए जाते हैं, 3 मेंबर जो है आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, और ये 6 लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसे इंटरेस्ट रेट को कम करना है या ज़्यादा करना है। तो फिलहाल आरबीआई का यही मूड है कि वो शायद इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि सर आप इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दीजिए। अब आप बोलोगे सर अमेरिका का इसमें क्या लेना देना है, अमेरिका को क्यों चिंता है इंडिया में इन्फ्लेशन? देखिए भैया, सबको चिंता है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, अमेरिका की कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, है ना। अगर उनको लगेगा कि इंडिया में ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी। तो सब कुछ आपस में कंसर्न है। अमेरिका में जो पॉलिसीज़ ली जाती हैं, इंडिया भी जो है उनको रिकमेंड करता है और उनसे डिमांड करता है, क्योंकि अमेरिका में जो पॉलिसीज़ ली जाती हैं वो इंडिया को इम्पैक्ट करती हैं, इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज़ ली जाती हैं अमेरिका को इम्पैक्ट करती हैं, मतलब पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक कोई ज़्यादा नहीं था, को टॉपिक तो सिर्फ 2 सेंटेंस का था, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा मैंने सोचा कि एमपीसी के बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा इसके बहाने। तो उर्जित पटेल कमेटी आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए जी, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द एडिटोरियल फॉर द डे, एंड इट इज गोइंग टू बी अबाउट द एमिग्रेशन बिल। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज हम लोग करेंगे। इंडिया में जो देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है इनकमिंग, ठीक है, आई से शुरू होता है, और एमिग्रेशन होता है आउटगोइंग। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल। इमिग्रेशन का मतलब होता है जब इंडिया में बाहर से लोग आ रहे हों, और एमिग्रेशन का मतलब होता है जब इंडियन लोग बाहर जा रहे हों। जैसे साउथ इंडिया से या पंजाब वगैरह से देखिए, बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो एमिग्रेंट्स हैं। और जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में काम करने के लिए आते हैं वो इमिग्रेंट्स हैं। आई होप आपको याद रहेगा, छोटा सा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में 1980s में साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में जाना शुरू किया, तो 1983 में इंडिया में एमिग्रेशन एक्ट जो है उसको पास किया गया था, जिसके अंदर जो है कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कई सारी कमियां भी हैं। क्योंकि देखिए बहुत पुराना है ना, मतलब कितने देखिए 40 साल के लगभग इसको हो गए हैं, तो इसके अंदर डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, इंडिया चेंज हो चुका है। तो अगर कोई कंसर्न होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ये एक्ट 1938, तो उसमें प्रोसिक्यूशन जो किया जाता है उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। जो जुडिशियल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। अगर किसी एमिग्रेंट को समझ लो सऊदी अरेबिया में प्रॉब्लम हो जाती है, तो पुराने एक्ट के तहत उसको जो है हम लोग रिलीफ नहीं दे पाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, लैक ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, डिटेल एजेंट्स की जो डिटेल वगैरह होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है, एजेंट्स के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया जाता है। आप बोलते हो सर एजेंट कौन होते हैं? देखिए, जो जो जिसको बाहर जाना है, मान लो आपको सऊदी अरेबिया जाना है, तो आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, आप जाते हो एजेंट के थ्रू, है ना। तो वो एजेंट जो है वो रिक्रूटर्स होते हैं। जो रिक्रूटर्स क्या करते हैं, जैसे मान लो देखो ये सऊदी अरेबिया है, ये आप हो, और ये बीच में है रिक्रूटर जिसे कहा जाता है एजेंट। अब ये जो एजेंट जो है इनका ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं। इन गवर्नमेंट एजेंट्स के पास हर डिटेल होती है कि सऊदी अरेबिया में कौन कौन सी कंपनीज है जिसके अंदर क्या क्या डिमांड है। तो ये कंपनी अपनी डिमांड इन एजेंट्स को भेजती है कि मुझे 50 लोग चाहिए। ये जो है उसको एडवर्टीजमेंट करते हैं और ये लोग इनके पास आते हैं। तो ये बीच में जो एजेंट होते हैं ना, रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं, इनका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये गवर्नमेंट के से अप्रूव्ड होती हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप मान लो कल को सऊदी अरेबिया चले जाते हो, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो डेफिनेटली वो एक्शन एजेंट के अगेंस्ट भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि एजेंट ने आपको बहकाया, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और कंपनी के साथ साथ गांठ करके आपको लूट लिया। लेकिन पुराने एक्ट के तहत जो है एजेंट के अगेंस्ट में कोई अच्छा एक्शन नहीं लिया जाता था, जिसके अंदर काफ़ी सारी कमियां थी। लेकिन इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हम लोग जो है नया बिल लेके आए। इस बिल में हम लोग को क्या करेंगे, एक एमिग्रेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे जो सारे का सारा काम देखेगी। एक डेडिकेटेड अथॉरिटी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में ये होगा। तो वेलफेयर और प्रोटेक्शन के बारे में ये बात करेगा जो भी एमिग्रेंट्स इंडिया से सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार जहाँ भी जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, वो जो बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं या अप्लाई जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी मैंडेटरी हो जाएगा। और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, इनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना अभी मैंडेटरी हो गया है, पहले मैंडेटरी नहीं था।
ठीक है, तो ये कुछ जो कमियां थी जो थोड़ी हम लोगों ने दूर कर दी हैं। उसके अलावा जो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सरकार इनके लिए रेटिंग भी इशू करने वाली है। कौन सी प्लस है, कौन सी माइनस है, इनको थोड़ा स्कोर देने वाली है, जिसकी वजह से जो लोग जो जाने में इंटरेस्टेड है ना, वो रेटिंग देख के उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर किसी को 1 स्टार मिला है तो डेफिनेटली वो तो अच्छी एजेंसी नहीं है। किसी को 5 स्टार मिले हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो ये एजेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंट्स, इनकी ड्यूटीज भी फिक्स कर दी गई हैं और इनके फंक्शंस भी फिक्स कर दिए गए हैं। मतलब इनको भी रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ये एजेंट जो है लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनको लूट लेते हैं और उनको जबरदस्ती कहीं भी कतार भेजना था और भेज दिया सऊदी अरेबिया और उनको लूट लिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो अभी उनके खिलाफ जो है हम लोग शिकंजा कसने वाले हैं। ऊपर से यहाँ पे ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग और वीमेन जो ट्रैफिकिंग होता है उसको भी कंसल्ट किया जाएगा, उसको ध्यान में रखा जाएगा। पुराने एक्ट में इसको ध्यान में नहीं रखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सर बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। पुराने एक्ट में जो कमियां थी नए एक्ट में दूर कर दी गई हैं, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिल है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, आपको एस्पिरेंट होने के नाते आपको उसकी लूप होल्स भी पता होने चाहिए। देखिए, जो भी इंडिया से, साउथ इंडिया से जो भी एमिग्रेट्स जाते हैं कतार में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए, उनकी कंडीशन किसी से छिपी नहीं है। जब आप वहाँ पे जाते हो तो जो आपका जो एम्प्लॉयर होता है भैया, वो आपसे आपका पासपोर्ट छीन लेता है, आपसे आपका पासपोर्ट देते नहीं है, आपको बहुत गंदी कंडीशन में ठहराया जाता है, आपको हेल्थ के वेलफेयर वगैरह नहीं होते हैं, पासपोर्ट की दिक्कत है, नॉन पेमेंट होती है, कई कई महीनों तक, 6 महीने तक, साल तक आपको पेमेंट देते नहीं हैं, पुअर लिविंग कंडीशंस होती हैं। ऐसा कई बार स्टडी की गई है जिसमें ये देखा गया है कि वहाँ पे जो एमिग्रेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक के केस उनके अंदर आते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। देखिए, मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, है ना, जहाँ पे प्रॉपरली मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, धूल मिट्टी होती है जो आपके फेफड़ों में घुस जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। ऐसा कई बार देखा गया है। आपको ये भी पता होगा कि यूएई के अंदर जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे भी कई स्टडी ऐसी बताती हैं जो एमिग्रेंट्स हैं उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पुअर है, बिकॉज उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ये कंडीशन किसी से छिपी नहीं है। तो नया बिल आया है, नए बिल में कोशिश की गई है कि इनके जो है इनको टैकल किया जाए, एड्रेस किया जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ हुप होल्स हैं। देखिए, जो नया बिल आया है इसमें ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को लेके कुछ भी बात नहीं बोली गई है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली जो प्रॉब्लम, देखिए वहाँ इंडिया के जो वीमेन है केरला से स्पेशली, बहुत सारी जो नर्सिस होती हैं वो कतार में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में जाती हैं काम करने के लिए। तो जेंडर डायमेंशन इस नए बिल में कवर नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली वीमेन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस होती है, तो इसको कवर किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। दूसरी बात, जो नए बिल के अंदर ये अलाउ कर दिया गया है कि जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं ये अपने कस्टमर से, मतलब वर्कर से जो जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उनके ऊपर जो है सर्विस फीस चार्ज कर सकती है। और ये दोस्तों सर्विस फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 से लेके 3 लाख रुपए, ऐसा कई स्टडीज़ में बताया गया है, आपके ऊपर सर्विस चार्ज लगाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जो आम गरीब आदमी है बेचारा, जो जाने चाहता है सऊदी अरेबिया में, कतर में, तो उसके ऊपर तो कर्जा चढ़ जाएगा, इंडेटनेस हो जाएगा, और इस कर्जे को चुकाते चुकाते उसको डेड बॉन्डेज या फिर वो बॉन्डेड लेबर भी बन जाता है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि ये जो कंपनीज होती हैं बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं। आइडली कैसा होना चाहिए, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये कहना है कि जो सर्विस चार्ज होते हैं एक्चुअली में जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी होती है, उसको पे करना चाहिए, ना कि वर्कर को। लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टी है, यहाँ पे वर्कर पे कर रहा है अपनी सर्विस फीस, और वो भी बहुत ज्यादा, 1 लाख से 3 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो पहले से ही गरीब हैं, ऊपर से उनको लूट के उनको और फायदा उठाया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा लूप होल यहाँ पे क्या है, देखिए, सबसे बड़ा लूप होल ये है कि अगर कोई इंसान, अगर अगर वो इन एजेंसीज के थ्रू नहीं जाता है, देखिए एक आम आदमी को तो नहीं पता इतना ज्यादा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इतना अवेयर नहीं है ना। अगर कोई ऐसी एजेंसीज होती हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं होती हैं, अगर बाई चांस वो एजेंसी किसी आदमी को बहला लेती हैं, फुसला लेती हैं, और उसको उसका वीज़ा लगवा देती हैं, और बाद में अगर सरकार को पता लगता है कि वो आदमी इलीगल एजेंसी के थ्रू आया है, तो उसका वीज़ा सस्पेंड हो सकता है। और आम आदमी तो आपको पता है, अब उसको उसको कानून के बारे में पता ही नहीं है ना, उसको तो नहीं पता है।
वो तो बेचारा सिर्फ जाना चाहता है, इंटरेस्टेड है जाने में, पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। तो ये एजेंट्स जो है उनको लूट लेंगे। एक तो उन्होंने एजेंट्स ने लूट लिया, ऊपर से सरकार उनका वीजा कैंसिल कर देगी ये बोल के आप इलीगली यहाँ पे आए हो। उनके ऊपर 50,000 तक का फाइन भी लगाया जा सकता है अगर उन्होंने इसको वायलेट किया तो ये अथॉरिटीज के द्वारा और एजेंट्स के द्वारा इसको काफी ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। अब आप ये समझ ले, एक सिंपल से आदमी का आपको एग्जांपल देता हूं। इसने किसी एजेंसी को अप्रोच किया या फिर एजेंसी ने इसको अप्रोच किया और ये एजेंसी जो है वो इलीगल है। अब इस एजेंसी के थ्रू आदमी जो है वो जो है यूएई में चला गया। बाद में जो है जो एजेंट्स होते हैं उनको पता चला कि एजेंसी जो है वो इलीगल है, तो भी इस आदमी को धमकी देगी, इसको ब्लैकमेल करेगी। देखो, तुम गलत एजेंसी के थ्रू आए थे, या तो मुझे पैसा दे दो, नहीं तो मैं सरकार को तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा हो जाएगा सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा। तो जो काफी बड़ा लूप होल यहाँ पे है। ठीक है, तो जो अनरजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स हैं या जो टूरिस्ट वीजा पे, जैसे मान लो आप यूएई में टूरिस्ट वीजा पे गए और टूरिस्ट वीजा में आप वहां पे गए, आप वहां पे काम करने लगे, आपने वहां पे वर्कर के लिए अप्लाई कर दिया, उस केस में भी आपका सस्पेंशन हो सकता है वीजा। तो ये कुछ थोड़े से ना लूप होल है नए बिल के अंदर जिसको एड्रेस करने की जरूरत है ना। तो एंड में जो है बात यही निकल के आती है कि जो इनकी सिक्योरिटी होती है उसको ध्यान में रखना चाहिए। और जो लोग बेचारे डेस्परेट होते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, वो इलीगल एजेंसीज को अप्रोच कर देते हैं, कई बार गरीब आदमी होते हैं, अनअवेयर होते हैं, है ना, उनके जो है कंसर्न को भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए लूप होल्स तो हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन जो 1983 का जो इमिग्रेशन बिल था उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे नज़र आती है। तो कंडीशंस जो है वर्कर्स की उसको भी एड्रेस करना चाहिए सरकार को, है ना। इन कंट्रीज़ के साथ डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए। जो यूनिक चैलेंज फेस होते हैं, स्पेशली जो वीमेन होती हैं या जो उनकी डिग्निटी ह्यूमन राइट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, लेकिन उनके पीछे जो उनकी फैमिली होती है ना, उनके राइट्स को भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा इमिग्रेशन जो बिल के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में एक्स्ट्रा जाके पढ़ सकते हो। हालांकि जितनी डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जब ये बिल पास होगा पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा में, तो इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो बिल्स की क्रिटिकल एनालिसिस आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो है हम कल मिलते हैं एक नई एनालिसिस के साथ, एक नए न्यूज़पेपर के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।